हेलो दोस्तों, तो आज हमारा यूनिट 5 का मानव शरीर विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमें फर्स्ट वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ है। इटालियन शारीर क्रिया विज्ञानी अल्फोंसो कोर्टी का जन्म 1822 में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन में सरसरप के हृदय वाहिका तंत्र के बारे में अध्ययन किया था। तो हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर करेंगे, जिससे हमारा कोई भी छूटे ना। जैसा कि अध्याय हमारा 14 है, यूनिट 5 है, श्वसन तथा और गैसों का विनय, चैप्टर का नाम है। तो आप एयरफोन लगाकर इसे सुनिए और मैं रीडिंग कर रहा हूँ, और आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो भी होंगे उसे मैं बता दूंगा और हाईलाइट भी कर दूंगा। तो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि सजीव पोषक तत्वों ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का परोक्ष रूप से उपयोग करते हैं, जिससे विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। उपरोक्त अपचयी क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होती है, जो हानिकारक होती है। इसलिए कोशिकाओं को लगातार O2 उपलब्ध कराई जाए और CO2 को बाहर मुक्त किया जाए। वायुमंडलीय O2 और CO2 का उत्पन्न और आदान प्रदान विनिमय की इस प्रक्रिया को श्वसन, समानता श्वसन या रिस्पायरेशन कहते हैं। अपने हाथों को अपने सीने पर रखिए और आप सीने को ऊपर नीचा होते हुए अनुभव कर सकते हैं। आप जानते हैं कि यह श्वसन के कारण होता है। हम श्वास कैसे लेते हैं? इस अध्याय में निम्नलिखित खंडों और श्वसन अंगों की क्रियाविधि का वर्णन करेंगे। तो दोस्तों, हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है। अब हम श्वसन के अंगों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्राणियों में विभिन्न वर्गों के बीच श्वसन की क्रियाविधि उनके निवास और संगठन के अनुसार बदलती रहती है। जैसे निम्न आकशेरुकी, जैसे स्पंज, सिलेंट्रेट, चपटेकर्मी O2 का आदान प्रदान सारे शरीर की सतह से सरल विसरण द्वारा करते हैं। केचुआ अपनी आर्ध क्यूटिकल को श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। कीटों के शरीर में नलिकाओं का एक जाल होता है, जिसे वातावरण की वायु को उनके शरीर में विभिन्न स्थान पर पहुँचती है, ताकि कोशिकाएं सीधे गैसों का आदान प्रदान कर सकें। जलीय आर्थ्रोपोड मोलस्का में श्वसन के विशेष संवहनी संरचना क्लोम द्वारा होता है। आर्थ्रोपोडा, जो जलीय आर्थ्रोपोड और मोलस्का है, उनमें श्वसन जो है क्लोम गिल द्वारा होता है, जबकि स्थलचर प्राणियों में श्वसन विशेष संवहनी थैली फुफ्फुस फेफड़ों द्वारा होता है। कशेरुकी मछलियों में क्लोम गिल द्वारा श्वसन होता है, जबकि एम्फीबिया यानी उभयचर सरीसृप पक्षी स्तनधारी फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। उभयचर जैसे कि मेढक अपनी आर्द्र त्वचा, नम त्वचा द्वारा भी श्वसन कर सकते हैं। स्तनधारियों में एक पूर्ण विकसित श्वसन प्रणाली होती है। तो अब हम निवास स्थान के आधार पर हमने देखा कि कौन सा जीव कैसे उसकी प्रक्रिया श्वसन की कैसी है। तो हम मानव श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे एक जोड़ी बाह्य नासाद्वार होते हैं, जो ओष्ठों के ऊपर की तरफ खुलते हैं। ये नासा मार्ग द्वारा नासा कक्ष तक पहुंचते हैं। नासा कक्ष ग्रसनी में खुलते हैं, तथा ग्रसनी आहार और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है। ग्रसनी जो है हमारी, वो आहार और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है। ग्रसनी कंठ द्वारा श्वासनली में खुलती है। ग्रसनी जो है कंठ द्वारा श्वासनली में खुलती है। कंठ एक उपास्थ्यमय पेटिका है। जो कंठ है वो उपास्थ्यमय पेटिका है। ध्वनि उत्पादन में सहायता करती है, इसलिए इसे ध्वनि पेटिका भी कहा जाता है। कंठ को ध्वनि पेटिका भी कहा जाता है, जिससे यह ध्वनि उत्पादन में मदद करती है। भोजन निगलते समय घाटी एक पतली लोचदार उपास्थि प्लैप कंठ अच्छत एपिग्लॉटिक्स से ढक जाती है, जिससे आहार ग्रसनी से कंठ में प्रवेश न कर सके। श्वासनली एक सीधी नलिका है, जो वक्ष गुहा के मध्य पांचवी वक्षीय कशेरुकी तथा तक जाकर दाईं और बाईं दो प्राथमिक श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक श्वसनी कई बार विभाजित होते हुए द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर की श्वसनिका और बहुत पतली अंतःश्वसनिका में समाप्त होती है। श्वास नली प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्वसनी तथा प्रारंभिक श्वसनिकाएं अपूर्ण उपास्थि वलयों से आलंबित होती हैं। जो हमारी श्वास नली प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा प्रारंभिक श्वसनिकाओं तक अपूर्ण उपास्थि वलय से आलंबित होती हैं, जो सी आकार के अपूर्ण वलय होते हैं। प्रत्येक अंतःश्वसनिका बहुत सारे पतली अनियमित भित्तियुक्त वाहिकायित थैली जैसी संरचना कोशिकाओं में फैली होती है, जिसे वायुकोशिका कहते हैं। श्वसनी श्वसनिकाओं और कोशिकाओं का शाखित जाल फेफड़ों की रचना करता है। श्वसनी श्वसनिकाओं और कोशिकाओं का जो शाखित जाल है वो फेफड़ों की रचना करता है। हमारे दो फेफड़े हैं, जो एक द्विस्तरीय फुफ्फुसा और प्लूरा से ढके रहते हैं, जिनके बीच फुफ्फुसा आवरणी द्रव भरा होता है, जो फेफड़ों की सतह के घर्षण को कम करता है।
बाहरी फुफ्फुसा आवरणी झिल्ली वक्षीय परत के निकट संपर्क में रहती है, जबकि आंतरिक फुफ्फुसा आवरणी झिल्ली फेफड़ों के सतह के संपर्क में होती है। बाह्य नासारंध्र से अंतःश्वसनिकाओं तक का भाग, बाह्य नासारंध्र से लेकर अंतःश्वसनिकाओं तक का भाग चालन भाग, जबकि कोशिकाओं एवं उनकी नलिकाओं श्वसन तंत्र के श्वसन या विनिमय भाग को गठित करती हैं। चालन भाग वायुमंडलीय वायु को कोशिकाओं तक संचरित करता है। जो चालन भाग है वो वायुमंडलीय वायु को कोशिकाओं तक संचरित करता है, इसे बाहरी कणों से मुक्त करता है और गर्म वायु को आर्द्र करता है, वायु को शरीर के तापक्रम तक लाता है। विनिमय भाग आदान प्रदान की इकाई रक्त एवं वायुमंडलीय O2 के बीच O2 और CO2 का वास्तविक विसरण स्थल है। और जो विनिमय भाग है वो वायुमंडलीय वायु के बीच O2 और CO2 के वास्तविक विसरण का स्थल है। फेफड़े जो हैं वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, जो शरीरता एक वायुरोधी कक्ष है। वक्ष गुहा कक्ष पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड, अधर भाग में उरोस्थ, पृष्ठ भाग में हमारा कशेरुक दंड, अधर भाग यानी आगे उरोस्थ तथा पार्श्व मतलब बगल में पसलियाँ और नीचे गुबंदाकार डायफ्राम द्वारा बनता है। वक्ष में फेफड़ों की शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन फेफड़ों की गुहा में प्रतिबंधित हो जाएगा। श्वसन के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है। तो ये हमें चित्र दिया हुआ है जिसमें ये फेफड़ों का चित्र है, जिसमें सबसे ऊपर ये हमारा कंठच्छद है जिसे एपिग्लोटिक्स कंठ, जिसे उपास्थमय पेटिका है। ये कंठ उपास्थमय पेटिका ध्वनि उत्पादन करता है या श्वास नली है हमारी, और ये अपूर्ण उपास्थित सी आकार के छल्ले होते हैं जो अंतःश्वसनिका तक फैले होते हैं। फिर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर T5 ये वाला है। T5 पर यह दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है और इसमें दाएं और बाएं फेफड़े होते हैं, जिसमें दाएं फेफड़े में 3 पालियाँ होती हैं, लोब होते हैं, इसमें 2 पालियाँ होती हैं। फुफ्फुसा आवरणी झिल्ली, प्लूरल झिल्ली जिसे बोलते हैं, कोशिका, और यह फुफ्फुसा आवरणी द्रव होता है। तो श्वसन में निम्नलिखित चरण सम्मिलित होते हैं। श्वसन या फुफ्फुसी संवातन, जिससे वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है और CO2 से भरपूर वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। श्वसन के चरणों में फर्स्ट चरण यह है कि हम वायु को अंदर खींचते हैं तथा CO2 से भरपूर कोशिकाओं में जो CO2 होती है उसे बाहर मुक्त किया जाता है। और दूसरा चरण है जिसमें कोशिका झिल्ली के आर पार गैसों का और गैसों जैसे O2 और CO2 का विसरण होता है। फिर तीसरे चरण में रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन होता है। और चौथा चरण है जो रुधिर और ऊतकों के बीच O2 और CO2 का विसरण होता है। पाँचवीं क्रिया में अपचयी क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा O2 का उपयोग और उसके फलस्वरूप CO2 का उत्पन्न होना कोशिकीय श्वसन, जिसे आप अध्याय 12 में श्वसन में बताया गया है। जो हमें कोशिकीय श्वसन है इसे अध्याय 12 में, तो हमारे 12 चैप्टर में 12 अध्याय इसी 11th NCERT के 12 चैप्टर में हम इसे पढ़ेंगे। तो श्वसन की क्रियाविधि के बारे में हम आगे पढ़ते हैं, जिनमें श्वसन के 2 चरण सम्मिलित हैं। अंतः श्वसन, जिसके दौरान वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है, और निःश्वसन, जिसके द्वारा फुफ्फुसीय वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। वायु को फेफड़ों के अंदर ले जाने के लिए फेफड़ों एवं वायुमंडल के बीच दाब प्रवणता निर्मित की जाती है। अंतः श्वसन तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों की वायु का दाब अंतराफुफ्फुसीय दाब कम हो, अर्थात फेफड़ों का दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष कम होता है। अंतः श्वसन तब कर सकते हैं जब मतलब वायुमंडलीय दाब अधिक हो और फेफड़ों का जो वायुमंडलीय दाब है वो कम होना चाहिए। वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष जो हमारा फेफड़ों का आयतन है वो उसमें कम हो, जब आयतन बढ़ेगा तो उसका दाब कम हो जाएगा, तब अंतः श्वसन होगा। इसी तरह निःश्वसन तब होता है जब अंतराफुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। मतलब जब हम बाह्य श्वसन तब कर सकते हैं जब हमारा मतलब फेफड़ों का जो आंतरिक दाब है वो अधिक होना चाहिए वायुमंडल दाब के सापेक्ष, तभी अंदर से वायु बाहर जाएगी। अधिक होता है डायफ्राम और एक विशिष्ट पेशी समूह पसलियों के बीच स्थित बाह्य एवं अंतःपरशुक पेशियाँ। पसलियों के बीच स्थित बाह्य एवं अंतःपरशुक इंटरकोस्टल मसल्स इस प्रवणता उत्पन्न करते हैं। अंतः श्वसन डायफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है। जो अंतः श्वसन है उसे डायफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है। अग्रपक्ष अक्ष का गुहा का आयतन बढ़ा देता है,
जब हमारे डायफ्राम में संकुचन प्रारंभ होता है तो अग्रपक्ष वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, जिससे बाह्य अंतःपृष्ठ पेशियों में संकुचन पसलियाँ और उरोस्थ को ऊपर उठा देता है। तो जब आयतन बढ़ता है वक्ष गुहा का, तब बाह्य अंतःपृष्ठ पेशियाँ संकुचन से पसलियाँ और उरोस्थ ऊपर उठा देता है, जिससे पृष्ठाधर अक्ष में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा के आयतन में किसी भी प्रकार की हुई वृद्धि के कारण फुफ्फुस के आयतन में समान वृद्धि होती है। यह समान तरह की वृद्धि फुफ्फुसी दाब को वायुमंडलीय दाब से कम कर देती है, जिससे बाहर की वायु बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर आ जाती है, अर्थात अंतःश्वसन की क्रिया होती है। डायफ्राम और अंतःपृष्ठ पेशियों में शिथिलन या रिलैक्सेशन डायफ्राम और उरोस्थ को सामान्य स्थान पर वापस कर देता है और वक्षीय आयतन को घटाता है, जिससे फुफ्फुसीय आयतन भी घट जाता है। परिणामस्वरूप अंतःफुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से थोड़ा अधिक हो जाता है, जिससे फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाती है, अर्थात निःश्वसन हो जाता है। हम अपनी अतिरिक्त उदरीय पेशियों की सहायता से अंतःश्वसन और निःश्वसन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। औसतन एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट 12 से 16 बार श्वसन करता है। श्वसन गतिविधियों में सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन स्पायरोमीटर की सहायता से किया जा सकता है, जो फुफ्फुसी कार्यकलापों और नैदानिक मूल्यांकनों में सहायता करता है। और हमें 2 चित्र दिए हुए हैं, इसमें अंतःश्वसन और बाह्य श्वसन के बारे में बताया गया है। यह डायफ्राम जब संकुचित होता है तो उसका वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है, और वक्ष गुहा के आयतन में वृद्धि तब होगी जब यह डायफ्राम नीचे की ओर जाएगा और पसलियाँ ऊपर उठेंगी, तब हमारे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा। तो जो वायुमंडलीय दाब है उससे अंतःफुफ्फुसीय दाब कम हो जाएगा, तो मतलब दाब जो है अधिक दाब से कम की ओर जाता है, तो वायु अंदर से बाहर से अंदर की ओर आएगी। और ये दूसरा जो है जब निःश्वसन को दर्शाता है, इसमें डायफ्राम शिथिल हो जाता है, वक्ष गुहा के आयतन में कमी होती है, पसलियाँ वापस लौट आती हैं अपने स्थान पर, और वायु का फेफड़ों से जब अंदर का दाब अधिक होता है तो बाहर का दाब बढ़ जाता है, जिससे जो दाब है अधिक दाब से कम दाब की ओर चलता है। तो जब जिस तरफ दाब कम होगा उस तरफ अधिक दाब से कम दाब की ओर वायु निकल जाएगी। फिर श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं दी हुई हैं हमें। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग है हमारी जोरीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम या टीवी। समानता इसे हम टीवी के नाम से ही जानते हैं, शॉर्टकट में याद हो जाता है। तो फर्स्ट है हमारा जोरीय आयतन या टीवी टाइडल वॉल्यूम। सामान्य श्वसन क्रिया के समय प्रति श्वास अंतःश्वसित या निःश्वसित वायु का आयतन यह लगभग 500 ml होता है, अर्थात मनुष्य लगभग 6 से 8,000 ml वायु प्रति मिनट की दर से अंतःश्वसित या निःश्वसित कर सकता है। अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन नेक्स्ट हेडिंग है हमारी। इन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में IRV, शॉर्टकट याद रखें IRV। इसमें वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वसित कर सकता है, यह लगभग औसतन 2500 ml से 3000 ml होती है। निःश्वसन सुरक्षित आयतन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निःश्वसन कर सकता है, औसतन यह 1000 ml से 1100 ml होती है। वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निःश्वसन करता है, इसे निःश्वसन सुरक्षित आयतन कहते हैं। और वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वसित करता है, उसे अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन IRV कहते हैं। अवशिष्ट आयतन या रेसिडुअल वॉल्यूम या RV, वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निःश्वसन के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है। मतलब वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निःश्वसन किया उसके बाद भी जो फेफड़ों में शेष रह गई, उसे हम अवशिष्ट आयतन या रेसिडुअल वॉल्यूम या RV कहते हैं। इसका औसतन लगभग 1100 से 1200 ml तक होता है। और निःश्वसन सुरक्षित आयतन हमारा 1000 से 1100 ml, और अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन है IRV 2500 से 3, और RV यानी अवशिष्ट आयतन 1100 से 1200 ml। ऊपर वर्णित श्वसन संबंधी आयतनों को जोड़कर फुफ्फुस क्षमताएं निकाली जा सकती हैं, जिसका नैदानिक उद्देश्य में उपयोग किया जा सकता है। अंतःश्वसन क्षमता इनस्पायरेटरी कैपेसिटी या IC, सामान्य निःश्वसन के उपरांत
वायु की कुल मात्रा जो एक व्यक्ति अंतः शोषित कर सकता है। सामान्य निःश्वसन के उपरांत कुल मात्रा आयतन जो एक व्यक्ति अंतः शोषित कर सकता है, इसमें जोरीय आयतन तथा अंतःशोषण सुरक्षित आयतन सम्मिलित है। इसमें हम अगर आईसी के बारे में जानना है या अंतःशोषण क्षमता के बारे में लिखना है तो टीबी प्लस आईआरबी को जोड़ देते हैं। फिर निःश्वसन क्षमता, इसमें सामान्य अंतःशोषण के उपरांत की कुल मात्रा, वायु की कुल मात्रा जिससे एक व्यक्ति निःशोषित कर सकता है, इसमें जोरीय आयतन व निःशोषण सुरक्षित आयतन सम्मिलित है। इससे ईसी या निःशोषण क्षमता को टीबी प्लस ईआरबी से लिखते हैं। क्रियाशील अवशिष्ट आयतन या एफआरसी, फंक्शनल रेसिडियल कैपेसिटी, सामान्य निःशोषण के उपरांत वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में शेष रह जाती है। निःशोषण के उपरांत जो फेफड़ों में शेष रह जाती है उसे एफआरसी कहते हैं, क्रियाशील अवशिष्ट आयतन कहते हैं। निःशोषण सुरक्षित आयतन, अवशिष्ट आयतन सम्मिलित, इसमें ईआरबी प्लस आरबी सम्मिलित है। चय क्षमता, वाइटल कैपेसिटी, बलपूर्वक शोषण के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति अंतः शोषित कर सकता है, इसमें ईआरबी टीबी प्लस आईआरबी सम्मिलित है। अथवा वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतः शोषण के बाद निःशोषण कर सकता है। तो लास्ट हमारी है फेफड़ों की कुल क्षमता, जिसे टोटल लंग कैपेसिटी या टीएलसी बोलते हैं। बलपूर्वक निःशोषण के पश्चात फेफड़ों में समायोजित या उपस्थित वायु की कुल मात्रा, इसमें आरबी, ईआरबी, टीबी और आईआरबी सम्मिलित है, यानी जैव क्षमता प्लस अपशिष्ट आयतन वीसी प्लस आरबी फेफड़ों की कुल क्षमता होती है। अब हम गैसों के विनिमय के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कोशिकाएं गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होती हैं। गैसों का विनिमय और रक्त ऊतक के बीच भी होता है। इन स्थलों पर O2 और CO2 का विनिमय दाब अथवा सांद्रता प्रवणता के आधार पर सरल विसरण द्वारा होता है। गैसों की घुलनशीलता के साथ साथ विसरण में सम्मिलित झिल्लियों की मोटाई भी विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं। गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस के दाब में भागीदारी को आंशिक दाब कहते हैं और उसे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रमशः PO2 और PCO2 द्वारा दर्शाते हैं। वायुमंडलीय वायु और दोनों विसरण स्थलों में इन दो गैसों के आंशिक दाब जो तालिका 14.1 जो ये ऊपर दी गई हुई है और 14.3 दर्शाए गए हैं। साइड में दिए गए आंकड़ों के रूप में कोशिकाओं से रक्त और रक्त से ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता प्रवणता का संकेत देते हैं। इसी प्रकार CO2 के लिए विपरीत दिशा में प्रवणता दर्शाई गई है, अर्थात ऊतकों से रक्त और रक्त से कोशिकाओं की तरफ। क्योंकि CO2 की घुलनशीलता जो है O2 की घुलनशीलता से 20 से 25 गुना अधिक होती है। CO2 से जो O2 से CO2 की सांद्रता जो है घुलनशीलता वो 20 से 25 गुना अधिक होती है। तो ये हमें ऊपर दिया गया है। ये एक चित्र है जिसमें फर्स्ट कोशिकाएँ हैं। ये वाली कोशिकाओं में जो O2 का आंशिक दाब है वो 104 mmHg है और PCO2 का आंशिक दाब जो है 40 mmHg है। जो फुफ्फुसीय शिरा से होता हुआ सिस्टमैटिक धमनी यानी ऑक्सीकृत रक्त में 95 O2 का आंशिक दाब 95 mmHg होता है और CO2 का 40 mmHg। और सिस्टमैटिक शिरा में विऑक्सीजनित रक्त में CO2 जो होती है, CO2 का आंशिक दाब 45 mmHg और PO2 का 40 mmHg होता है। और ये हमें चार्ट दिया हुआ है जिसमें श्वसन, जिसमें O2 का वातावरणीय वायु में 162 mmHg होती है तथा वायु कोशिका में 104 mmHg होती है तथा अनाक्सीकृत रक्त में 40 mmHg, ऑक्सीकृत में 95 mmHg तथा ऊतकों में 40 mmHg आंशिक दाब O2 का होता है। और CO2 का आंशिक दाब वातावरण में 0.3 तथा वायु कोशिका में 40 तथा अनाक्सीकृत रक्त में 45 तथा ऑक्सीकृत रक्त में 40 और ऊतक में 45 mmHg होता है। अंतः विसरण झिल्लिका में से प्रति इकाई आंशिक दाब के अंतर की विसरित होने वाली CO2 की मात्रा O2 की
तुलना में बहुत अधिक होती है। विसरण झिल्लिका मुख्य रूप से 3 स्तरों की बनी होती है, यथा कोशिका की पतली सल्की उपकला, सल्की एपिथेलियल कोशिकाओं की कोशिकाओं की अंतःकला और उनके बीच स्थित आधारी तत्व जो कि पतली आधारीय झिल्लिका की बनी होती है, और तथा सहायक सल्की उपकला आधारीय झिल्लिका और रक्त कोशिकाओं की अंतःकला की एकल परत द्वारा घिरी रहती है। फिर भी इनकी कुल मोटाई 1 मिलीमीटर से भी बहुत कम होती है। इसलिए हमारे शरीर में सभी कारक O2 के कोशिकाओं से ऊतकों और CO2 के ऊतकों से O2 के कोशिकाओं से ऊतकों और CO2 के ऊतकों से कोशिकाओं में विसरण के लिए अनुकूल होते हैं। गैसों का इसमें हमें चित्र दिया हुआ है। ये चित्र है एक फुफ्फुसी वाहिका की एक वायुकोशिका के अनुप्रस्थ काट दिया हुआ है। इसमें बाहर वायुकोशिका, उसके मध्य में आधारी तत्व, फिर रक्त कोशिका की अंतःकला जो सल्की उपकला की बनी होती है। तो गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। O2 और CO2 के परिवहन का माध्यम रक्त होता है। लगभग 97% O2 का परिवहन रक्त में प्लाज्मा रक्त के में लाल रक्त कणिकाओं द्वारा होता है। शेष 3% O2 का प्लाज्मा द्वारा घुल्य अवस्था में होता है। लगभग 20 से 25% CO2 का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं द्वारा, जबकि 70% बाइकार्बोनेट के रूप में अभिगमित होती है। लगभग 7% CO2 प्लाज्मा में घुल्य अवस्था में होती है। इसमें बताया गया कि O2 लाल रक्त कोशिकाओं में 97% तथा 3% प्लाज्मा के रूप घुल्य अवस्था में परिवहन करती है, और CO2 जो है लगभग 20 से 25% CO2 लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा, 70% बाइकार्बोनेट के रूप में तथा 7% प्लाज्मा में घुल्य रूप में होती है। ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में स्थित एक लाल रंग का लौहयुक्त वर्णक है। हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय ढंग से बंधकर ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का गठन कर सकता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु अधिकतम 4 O2 अणुओं का वहन कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन के आंशिक के साथ ऑक्सीजन का बनना प्राथमिक तौर पर O2 के आंशिक दाब से संबंधित है। CO2 के आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन सांद्रता और तापक्रम कुछ अन्य कारक हैं जो इस बंधन को बाधित कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्ति को PO2 के सापेक्ष आलेखित करने पर सिग्मॉइड कर्व प्राप्त होता है। इस वक्र को वियोजन वक्र कहते हैं, जो हीमोग्लोबिन से O2 बंधन को प्रभावित करने वाले PCO2H+ आयन सांद्रता अन्य घटकों के अध्ययन में अत्यधिक सहायक होते हैं। कोशिकाओं में जहां उच्च PO2, निम्न CO2 तथा कम H+ सांद्रता और निम्न तापक्रम होता है, वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए ये सभी घटक अनुकूल साबित होते हैं। जबकि ऊतकों में निम्न PO2, उच्च PCO2 तथा उच्च H+ सांद्रता और उच्च तापक्रम की स्थितियां ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के वियोजन के लिए अनुकूल होती हैं। इससे स्पष्टता है कि O2 हीमोग्लोबिन से फेफड़ों की सतह पर बनता है और ऊतकों में वियोजित हो जाती है। प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजनित रक्त में सामान्य शरीर क्रियाओं स्थितियों में ऊतकों में लगभग 5 ml O2 प्रदान करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन लगभग 20 से 25% के रूप में वहन की जाती है। यह बंधनीय बंधन CO2 के आंशिक दाब से बंधित होती है। PO2 इस बंधन को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। ऊतकों में उच्च PO2 और निम्न PO2 की अवस्था होने से हीमोग्लोबिन से O2 का बंधन होता है। जब कोशिका में जहां PCO2 निम्न, PO2 उच्च तथा कार्बामिन हीमोग्लोबिन से CO2 का वियोजन होने लगता है, अर्थात ऊतकों में हीमोग्लोबिन से बंधित CO2 कोशिका में मुक्त हो जाती है। एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेट की सांद्रता लाल रक्त कणिकाओं में उच्च और प्लाज्मा में अल्प होती है। इस एंजाइम में निम्नलिखित प्रतिक्रिया दोनों सिराओं में सुगम होती है। ये रासायनिक अभिक्रिया में दी गई है। इसमें CO2 प्लस जल के साथ कार्बनिक एनहाइड्रेट की उपस्थिति में H2CO3 बनाता है, जो H2CO3 बाइकार्बोनेट कार्बनिक एनहाइड्रेट की उपस्थिति में HCO3 आयन -आयन प्लस H+ आयन बनाता है। ऊतकों
में अपचय के कारण PO2 अधिक होने से CO2 रक्त RBC प्लाज्मा में विसरित होती है और HCO3 और H+ बनाती है। कोशिका में PO2 कम होने से प्रतिक्रिया की दिशा विपरीत हो जाती है, जिससे CO2 और जल बनते हैं। इस तरह बाइकार्बोनेट के रूप में ऊतक स्तर पर ग्रहित और कोशिका तक परिवहित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ पुनः CO2 के रूप में मुक्त हो जाती है। प्रति 100 मिलीलीटर डिऑक्सीजन रक्त द्वारा कोशिकाओं में लगभग CO2 की 4 ml मात्रा मुक्त होती है। श्वसन का नियमन या रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। मानव शरीर में अपने शरीर के ऊतकों की मांग के अनुरूप श्वसन की लय को संतुलित और स्थिर बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण क्षमता है। यह नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा संपन्न होता है। मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र हमारा मेडुला में स्थित होता है, जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क के फोन्स क्षेत्र में एक श्वसन प्रभावी केंद्र, सांस प्रभावी या श्वसन अनुचन या निमोटैक्सिक केंद्र कहते हैं, जो श्वसन के लय केंद्र के कार्यों का संयत सुधार कर सकता है। इस केंद्र की तंत्रिका संकेत अंतः श्वसन की अवधि को कम कर सकते हैं और इस प्रकार से श्वसन दर को, रेस्पायरेटरी रेट को परिवर्तित कर सकते हैं। लय केंद्र के पास एक रसोसंवेदी केंद्र लय केंद्र के रूप में अतिसंवेदी होता है, जो CO2 और हाइड्रोजन आयन के लिए अतिसंवेदी होता है। इन पदार्थों की वृद्धि से यह केंद्र सक्रिय होकर श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन करता है, जिससे पदार्थ को निष्कासित किए जा सकें। महाधमनी चाप और ग्रीवा धमनी से जुड़ी संवेदी संरचनाएं भी CO2 और H+ के परिवर्तन को पहचान सकते हैं तथा उपचारात्मक कार्यवाही हेतु लय केंद्र को आवश्यक संकेत दे सकते हैं। श्वसन लय के नियमन और ऑक्सीजन की भूमिका बहुत ही महत्वहीन है। श्वसन के विकार, जो हमारी लास्ट हेडिंग है, दमा अस्थमा में श्वसनिकाओं की शोध के कारण श्वसन के समय घरघराहट होती है तथा श्वास लेने में कठिनाई होती है। श्वसनी शोध ब्रोंचिटिस यह श्वसनी की शोध है, जिसके विशेष लक्षण श्वसनी में सूजन तथा जलन, लगातार खांसी आना है। वातस्फीति या एम्फाइसीमा एक दीर्घकालिक रोग है, जिससे कोशिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे गैस विनिमय सतह घट जाती है। धूम्रपान इसका मुख्य कारकों में से एक है। व्यावसायिक रोग, श्वसन रोग या ORD कुछ उद्योगों में, विशेषकर जहां पत्थरों की घिसाई पिटाई तोड़ने का कार्य होता है, वहां धूल के कण निकलते हैं। शरीर की सुरक्षा प्रणाली इन्हें पूरी तरह निष्प्रभावी कर पाती है। दीर्घकालीन प्रभावन शोध उत्पन्न कर सकता है, जिससे रेशीय ऊतकों की प्रचुरता होती है, जिसके परिणामस्वरूप फेफड़ों को गंभीर नुकसान हो सकता है। उद्योगों के श्रमिकों में मुखावरण का प्रयोग करना चाहिए। तो हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाता है, उसका सारांश दिया हुआ है। तो हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और एक बार NCERT इसको सुनने के बाद